एलजी की आईपीओ पे आप आके रुके तो वहीं से अगला सवाल। आईपीओ की लिस्टिंग से पहले इस आईपीओ ने हेडलाइन तो बनाई ली है। जिनको अलॉट हो गया है उनकी तो लाइफ्स गुड। उनके लिए रणनीति क्या होगी? और 3 गुना रिटेल सब्सक्राइब हुआ था, उसके बावजूद हम में से फिर से कई सारे रिटेल नहीं मिला, नील बिटे सन्नाटा रहा है। बिल्कुल। पर सब जानते हैं कि ये है इंटरेस्टिंग। तो मैं किस लेवल पे एंटर करने की सोचूं, लंबी अवधि के लिए उतरूं नहीं उतरूं, आप कैसे देखते हो दोनों के लिए, जिनको अलॉट हुआ, जो साइडलाइन में बैठे रह गए? देखिए, जिनको अलॉट हुआ उनके लिए तो एक मीम है बहुत सिंपल सा, बस वो देख लेते हैं एक बार। वो मीम लेकर आइए। जिसका अलॉटमेंट लगा वो बस बैठा रहे और बाकी पूरी दुनिया को अफरा तफरी मचते हुए देखने दे। हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया है तो आज सुबह मुझे किसी एक मैसेज आया, मैं एक इवेंट में गया था, जब वो कुवैत वाला इवेंट था, वहाँ पे मुझे कोई मिला तो उन्होंने कहा था कि मेरे को तो 3 अलग अलग उसमें अलॉटमेंट मिल गया। मैं कहा किस्मत है, देखिए आपकी 4 में अप्लाई किया, 3 में मिल गया। उनको अब ये डिसाइड करना है कि आप प्रॉफिट कब बुक करेंगे। एक चीज़ मैं आपको लेकिन क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको ना 2 चार्ट दिखाता हूँ। चलिए बाकी सब छोड़िए, 2 चार्ट दिखाता हूँ। मुझे 1 साल का चार्ट दिखाइए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट 1 साल का दिखा दीजिए, और 1 साल का चार्ट दिखा दीजिए आप मुझे टाटा टेक का। बस 2 स्टॉक्स। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1 साल का चार्ट है, 24% नीचे है, ठीक है। और टाटा टेक का भी एक बार जरा मुझे 1 साल का चार्ट दिखा दीजिए। टाटा टेक 1 साल में 33% नीचे है। सेम मैडनेस थी जब एलजी लिस्ट हुआ था इन दोनों स्टॉक्स में। इसके लिए मैंने इन 2 स्टॉक्स का एग्जांपल लिया, और कोई एग्जांपल नहीं। देखिए, आईपीओ निवेशक में और लिस्टिंग डे के इन्वेस्टर में एक फ़र्क होता है सिर्फ, और वो होता है कि शुरुआती पॉइंट का फ़र्क होता है, जो आज करीब करीब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40% का एक प्रीमियम होगा। एक 40% का प्रीमियम होता है। वो एक बेसिकली एक आईपीओ इन्वेस्टर और जो लिस्टेड इन्वेस्टर है, पहले की 2 लाइनें प्ले कर दीजिए वरना लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिकली एक फ़र्क है जो आपको यहाँ पर भुनाना है बेसिकली, ठीक है ना। ये 40% के प्रीमियम का। और ये भी जो 2 मैंने एग्जांपल लिए हैं टाटा टेक के और बजाज हाउसिंग के, वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाए क्योंकि अगर लिस्टिंग के बाद आपने लिया इन शेयर्स को, आईपीओ में आपको मिल गया तो अलग बात है। लिस्टिंग के बाद अगर आपने इन दोनों स्टॉक्स में से किसी को भी लिया और सेम अमाउंट ऑफ मैडनेस थी, सेम अमाउंट ऑफ ये था कि मुझे नहीं मिला, लिस्टिंग पे जितना मर्जी ले लो, क्या हुआ? पैसा नहीं बना, उल्टा घर से पैसा गया है, और बड़ा पैसा गया है, ऐसी बात नहीं। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई, जिसे कहते हैं ना कि नुक्कड़ पे कोई कंपनियां हैं उनके आईपीओ हैं। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस मतलब बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी, और टाटा टेक मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी, उसके बावजूद इस तरीके के मूव्स रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैडनेस में चेज़ नहीं करना है। लिस्टिंग के बाद आपने लिया तो आज तक पैसा नहीं बना, और इवन अब तो आईपीओ इन्वेस्टर भी सोच रहा होगा कि काश मैंने बेच दिया होता। आईपीओ इन्वेस्टर अभी भी यहाँ बड़ा पैसा बना रहा है, टाटा टेक के केस में भी बना रहा है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी बना रहा है। अब जरूरी नहीं है आशीष कि एलजी के केस में भी यही हो सकता है कि एलजी लिस्टिंग के बाद भी आउट परफॉर्म करे, लेकिन इशू ये है कि एलजी को इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन क्यों मिला। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि एक कोरियन कंपनी है, पूरा पैसा कोरिया जा रहा है, पूरा का पूरा ओएफएस है, उनमें से एक भी पैसा कंपनी में वापस नहीं री इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बावजूद लोगों ने अपने खजाने खोलकर क्यों इसमें पैसा दिया? क्यों हम कह रहे हैं कि आप हमारा पैसा कोरिया ले जाइए? हम खुश हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा आईपीओ मुद्दतों बाद एक बहुत अच्छे प्राइस पर आया था। मेन मामला ये, आईपीओ एट गुड प्राइस, हमेशा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब जो वैल्यूएशन डिस्काउंट था बिटवीन एलजी और जो उसके पीयर्स हैं, वो था करीब करीब 25 से 30%। अब अगर 40% के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो रही है तो वो तो खत्म ही हो गया ना। उसके बाद तो आप बाकी कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद आपको ये देखना है कि एलजी का जो मार्जिन प्रोफाइल है और एलजी की जो प्रॉफिट प्रोफाइल है वो इसके बाकी कंपटीटर से बेटर है, लेकिन क्या वो ट्रैक रिकॉर्ड लिस्टिंग के बाद भी मेंटेन रहेगा? कई कंपनियों के केस में लिस्टिंग के बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेंज हो जाता है, ये फैक्ट है भाई। आप जब जिसे कहते हैं ना, जब आप शादी करते हैं तो पूरा मेकअप वेकअप करके जाते हैं ना, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर वो आप अपने आप पे ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं। तो वो मतलब जब आईपीओ आता है तो थोड़ा सा आप सज धज के आते हैं, उसके बाद पता नहीं कि वो इस तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत समय के बाद अब ये डिस्काउंट जो है ना वो कवर हो जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन, रॉयल्टी, अच्छा रॉयल्टी सेम रहेगी या नहीं रहेगी?
आगे जाकर क्या पता रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी बदल गई तो फिर डिविडेंड पॉलिसी, क्या डिविडेंड पॉलिसी किस तरीके की होगी। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी देखनी होंगी। इसका जवाब आपको आने वाले समय मिलेगा। मोटा मोटी क्या कह रहा हूँ मैं, 1140 रुपये पर इशू हुआ। ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है करीब करीब 1520-30 पे लिस्टिंग होगी। अब एग्जैक्ट पता नहीं, हो सकता है 1450 पे हो जाए, 1550 पे हो जाए। लेकिन इसके ऊपर के भाव पर अगर आप ले रहे हैं तो फिर आप एक रिस्क ले रहे हैं। फिर आप वो आईपीओ इन्वेस्टर के पास जो कंफर्ट है वो आपके पास नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है जो लिस्टिंग के बाद लें, उन्हें जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में हुआ या जैसे टाटा टेक के केस में हुआ, लिस्टिंग के बाद 1 या 2 साल तक कुछ ना मिले, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। ऑब्वियसली हर कंपनी अलग होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो केस हो, लेकिन 2 एग्जाम्पल जो बड़े आईपीओ के और बड़े सब्सक्रिप्शन के रहे हैं, उनको देखकर मैं कह रहा हूँ मैडनेस में कभी भी स्टॉक्स को चेज नहीं करना चाहिए। तो जिनको आईपीओ में माल लगा है वो चुपचाप बैठ के एंजॉय करें। फ्रेश इन्वेस्टर्स देखें लिस्टिंग अगर काफी प्रीमियम पे हो रही है तो अवॉइड करें, या प्रीमियम पे होने के बाद किसी दिन मान लो कोई मौका मिला तो मौका मिल जाए। देखिए 1400 के नीचे अगर आपको कभी भी मिल जाए तो नो ब्रेनर है। ना मिले तो छोड़ दें, या फिर उसके बाद देखें कि ये कंपाउंडिंग स्टोरी है या नहीं है, और रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे, डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। वो तो फिर सीएनबी से लगातार मैप करता रहेगा, आपके लिए बातचीत होती रहेगी। आज इस इंटरेस्टिंग मेगा आईपीओ की लिस्टिंग की हो रही है तैयारी।